वेलकम टू लीगल बैंक्स एकेडमी। आज हम अपने इस वीडियो में डील करेंगे ऑफेंस ऑफ थेफ्ट के बारे में। तो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट हमारा किस चैप्टर में आता है? ऑफेंस ऑफ थेफ्ट हमारा आता है चैप्टर 17 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। और चैप्टर 17 किस चीज़ से डील करता है? वो डील करता है ऑफ ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी से। और इस चैप्टर में बहुत सारे ऑफेंसेज हैं, जैसे कि थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, डकैती है, और भी बहुत सारे ऑफेंसेज हैं। बट इन ऑफेंसेज में जो हमारा फर्स्ट ऑफेंस है वो कौन सा है? द फर्स्ट ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर इज़ थेफ्ट। और ये चैप्टर किस सेक्शन से शुरू होता है? तो सेक्शन 378 से शुरू होता है। और सेक्शन 378 डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू थेफ्ट। तो थेफ्ट की डेफिनेशन हमारी कहाँ पे दी हुई है? थेफ्ट की डेफिनेशन हमारी सेक्शन 378 में दी हुई है। अब अगर हम बैरेक्ट से अपने सेक्शन 378 की डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। अब अगर हम इस डेफिनेशन को इस तरीके से पढ़ें तो हो सकता है कि हमें एक बार में समझ में ना आए। तो अब हमें इस डेफिनेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स को अलग अलग करके देखना होगा, जिससे कि हमें थेफ्ट का जो ऑफेंस है वो समझने में ईजिली हम इसको समझ जाएँ। तो अब हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट, या उसको हम इसेंशियल भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ थेफ्ट भी बोल सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ थेफ्ट हमारे इस सेक्शन 378 की डेफिनेशन से कितने निकल के आते हैं? तो हमारे 5 इसेंशियल्स इस डेफिनेशन से निकल के आते हैं। पहला इसेंशियल क्या है? हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली। तो हमारा इंटेंशन कैसा होना चाहिए? डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक द प्रॉपर्टी। फिर प्रॉपर्टी की बात की गई है, तो प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, मूवेबल, इमूवेबल। बट थेफ्ट में हमारी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? थेफ्ट की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टी जो है वो कैसे, किसके बाहर लेके जाना होगा? तो प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन आउट ऑफ पोजेशन। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी पोजेशन के बाहर जाएगी, ओनरशिप के बाहर नहीं जाएगी। तो प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन आउट ऑफ पोजेशन। अब जब पोजेशन के बाहर जा रही है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे किसकी बात होगी? यहाँ पे पोजेसर की बात होगी, ओनर की बात नहीं होगी। तो फोर्थ इसेंशियल क्या है कि प्रॉपर्टी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ पोजेसर। और जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट इसेंशियल है वो क्या है कि देयर शुड बी सम एक्चुअल और मूविंग, देयर शुड बी एक्चुअल और सम मूविंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो केवल हमारे डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो जाने से या प्रॉपर्टी मूवेबल हो जाने से ही वो थेफ्ट का ऑफेंस कमिट नहीं हो जाएगा, जब तक कि कोई थोड़ी सी मूविंग या एक्चुअल मूविंग उस प्रॉपर्टी की एक जगह से दूसरी जगह नहीं होगी। अब हम इस सेक्शन के और भी डिटेलिंग में जाते हैं। तो इस सेक्शन में हमारे कितने एक्सप्लेनेशंस हैं? इस सेक्शन में हमारे 5 एक्सप्लेनेशंस हैं, जो कि आपको थेफ्ट का जो ऑफेंस है उसके और भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर करेगा। और इसमें 16 इलस्ट्रेशंस हैं, जो कि आपको समझने में और ईजिली आपको समझ में आएगा कि ऑफेंस ऑफ थेफ्ट होता क्या है, किन एक्ट्स को थेफ्ट कहेंगे या किन एक्ट्स को थेफ्ट नहीं कहेंगे। अब थेफ्ट के ऑफेंस में एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। वो मैक्सिम क्या है? नेसेसिटास इंड्यूसिट प्रिविलेजियम क्वो एड ज्यूरा प्रिवेटा। इस मैक्सिम का क्या मतलब है कि नो अमाउंट ऑफ स्टीलिंग और नो अमाउंट ऑफ नेसेसिटी कैन जस्टिफाई एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग। तो कितनी भी आपको नेसेसिटी हो, आप उसके लिए स्टीलिंग नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने थेफ्ट किया या स्टील की कोई भी प्रॉपर्टी, तो आप कोर्ट में ये अपना डिफेंस कभी भी नहीं दे सकते हैं कि आई हैव सम अमाउंट ऑफ नेसेसिटी या आई हैव नेसेसिटी, दैट्स वाई आई कमिटेड द एक्ट ऑफ थेफ्ट, दैट्स वाई आई कमिटेड एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग। तो नेसेसिटी का आप डिफेंस दे करके अपने एक्ट ऑफ स्टीलिंग को जस्टिफाई कभी भी नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स पे, जो कि इस सेक्शन को पढ़ते टाइम हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे कि पहला क्या है कि वेदर अ पर्सन कैन स्टील हिज ओन प्रॉपर्टी। क्या कोई आदमी अपने खुद की प्रॉपर्टी की भी चोरी कर सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यस होगा कि यस, स्टीलिंग वंस ओन प्रॉपर्टी इज़ पॉसिबल। और वो आपका पॉसिबल कैसे होगा? जब आप सेक्शन 378 का इलस्ट्रेशन जे एंड के पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। और उस सेक्शन को पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अपने खुद की भी प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है। कोई भी आदमी अपने खुद की प्रॉपर्टी के लिए भी के चोरी के लिए लायबल हो सकता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन उठता है कि वेदर इलेक्ट्रिसिटी इज़ सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन 378, तो इसका आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, सो स्टीलिंग इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन बट अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910। तो इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट इस सेक्शन के अंडर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, उसके लिए बिल्कुल पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी के थेफ्ट के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बट
वो आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 से डील होगा, ना कि आपका सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी से डील होगा। अब ये तो था थेफ्ट के ऑफेंस के बारे में, उसके इलस्ट्रेशंस, एक्सप्लेनेशंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि आपके प्रीवियस ईयर प्रिलिमिनरी में, यहाँ तक कि मेंस में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अब हम आते हैं थेफ्ट के ऑफेंस के केस लॉज पे। तो इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं। जैसे पहला है प्यारे लाल का केस। अब प्यारे लाल के केस में क्या हुआ था कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट था जो कि गवर्नमेंट ऑफिस से एक फ़ाइल को लेकर के और आउटसाइडर को उसने अवेलेबल करवाया। 2 दिन बाद उसने वो फ़ाइल वापस लाके उसी जगह पे रख दी गवर्नमेंट ऑफिस में जहाँ से उसने उठाया था और आउटसाइडर को अवेलेबल कराया था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या जो एक्यूज्ड था वो लायबल होगा थेफ्ट के लिए? तो यहाँ पे कोर्ट ने उसका आंसर पॉजिटिव में दिया कि यस, द एक्यूज्ड विल बी लायबल फॉर थेफ्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मूविंग, जो हमारा 5वां एसेंशियल हमने पढ़ा थेफ्ट का, वो वहाँ पे हो गया था। तो प्रॉपर्टी मूव करा दी गई थी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ पजेसर। तो पजेसर यहाँ पे गवर्नमेंट को मान लेते हैं। तो गवर्नमेंट के पोजीशन के बाहर वो ले करके मूव करा दिया था उसने फाइल को। 2 दिन, 3 दिन, 2 घंटे के लिए उससे मतलब नहीं है, इट इज़ इमैटेरियल। यहाँ पर उसको थेफ्ट के लिए लायबल किया गया। और भी हमारे बहुत सारे केस लॉज हैं, जैसे एच जे रैंसम है, लोकनाथ चौधरी है, वेंकटासामी है, बिसाखी है, दुर्गा तिवारी है, विनोद सैमुअल्स है। तो ऐसे बहुत सारे केस लॉज हैं जो कि आपके थेफ्ट के ऑफेंस में इंपॉर्टेंट हैं और आपको थेफ्ट के ऑफेंस के बारे में आइडिया देंगे कि किसको थेफ्ट कहा जाएगा और किसको थेफ्ट नहीं कहा जाएगा। अब ये तो आपकी बात हो गई पूरी थेफ्ट के बारे में। अब हम आते हैं कि अगर ऑफेंस ऑफ थेफ्ट होता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। तो पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट कहाँ पे दिया हुआ है? थेफ्ट आपका किस सेक्शन में दिया था? 378 में। तो पनिशमेंट कहाँ पे दी होगी? उसके अगले सेक्शन में, 379 में। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अगले सेक्शन में ही हर ऑफेंस का थेफ्ट का अगर दिया हुआ है तो हर ऑफेंस का भी पनिशमेंट दिया हो सकता है आगे एक सेक्शन आगे ना दिया हो। लेकिन यहाँ थेफ्ट में ऐसा है कि 378 में थेफ्ट डिफाइन है और 379 में पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट है। तो पनिशमेंट फॉर थेफ्ट क्या है? वो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और विद फाइन और बोथ है। तो अगर कोई भी पर्सन थेफ्ट का ऑफेंस कमिट करता है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए इम्प्रिजनमेंट है 3 साल तक की, या उसको फ़ाइन के लिए लायबल किया जाएगा, या फ़ाइन देने के लिए बोला जाएगा, या इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 years और फाइन दोनों बोला जाएगा उसको। तो इस वीडियो में हमने समरी वे में डील किया। क्या क्या डील किया हमने? समरी वे में डील किया चैप्टर 17 का जो पहला ऑफेंस है थेफ्ट, उसके बारे में, उसकी डेफिनेशन को हमने बताया। उस डेफिनेशन में आपके इसेंशियल एलिमेंट्स 5 होते हैं। जो थेफ्ट का इसेंशियल एलिमेंट है वो 5 एलिमेंट्स हैं। उन 5 एलिमेंट्स के बारे में समरी वे में बताया। फिर 5 एक्सप्लेनेशंस हैं, 16 इलस्ट्रेशंस हैं। फिर मैगजीन भी बताई आपको। उसके बाद 2-3 कॉन्सेप्ट्स थे, उनको भी बताया। फिर केस लॉज, जिसमें कि एक केस लॉ का फैक्ट भी हमने बताया, उसमें जजमेंट क्या था वो भी बताया। और थेफ्ट की पनिशमेंट क्या होगी इसके बारे में भी बताया। तो हम इसके बारे में और भी डिटेल में, थेफ्ट के बारे में, उसकी केसेस के बारे में, उसके जो इलस्ट्रेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, उसकी जो पनिशमेंट है उसके बारे में हम और भी डिटेल में डील अपनी क्लासेस में करेंगे। हमारी यूपी एपीओ लॉ की क्लासेस इस समय चल रही हैं। और अगर आपको उसके बारे में कोई भी क्वेरी करनी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप उस फ़ोन नंबर पे एनी टाइम आप क्वेरी कर सकते हैं। आपको एपीओ का जो लॉ का बैच है उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप उस नंबर पे कभी भी कांटेक्ट करिए, आपको दी जाएगी। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर जुडिशियल एग्ज़ाम्स।